नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आधे से कम पहुंचे परीक्षा देने, ईपीएफओ भर्ती के लिए पीएससी ने किया आयोजन। खतरे से भरा है कोरी डैम का रास्ता, पुल हुआ जर्जर, पर्यटन पर संकट। और जीवनदायिनी आगर नदी का संकट में अस्तित्व, मुंगेली में जल निकासी ध्वस्त। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने रविवार को परीक्षा का आयोजन किया। बिलासपुर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थियों की उपस्थिति 50% से भी कम रही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विभिन्न पदों के लिए संयुक्त परीक्षा का संचालन संघ लोक सेवा आयोग ने किया। केंद्रीय उपक्रम और लाखों का वेतन युवाओं को आकर्षित करता है, लिहाजा पीएससी समेत दूसरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बहुत सारे युवा रविवार को ली गई इस परीक्षा में शामिल हुए। प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 पद भरे जाने हैं। परीक्षा खत्म होने पर उम्मीद की चमक चेहरों पर लेकर परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकले। बताया कि तैयारी के मुताबिक पेपर बेहतर तरीके से हल किया, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के जरिए क्षमता और योग्यता जानने का प्रयास किया। करंट अफेयर्स और मैथ्स के सवालों के जवाब देने में परीक्षार्थियों ने कहा उनको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ा। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन्हें आगे भी जाने के लिए हेल्पफुल करेगा। आपने अपनी तैयारी क्या फोकस किया था खास तौर पर? मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया था और रिवीजन पे। इससे पहले कोई एग्जाम? नेट दी। इसका थोड़ा सा डाइवर्स लेवल आपको दिखेगा। इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चन टफ लगे मुझे और करंट अच्छा था और मैथ्स थोड़ा इजी लगा मुझे पिछले साल के पेपर में और बाकी अच्छा पेपर था। पिछले अटेम्प्ट में क्या था कि जो अभी वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की, तो उनका एग्ज़ाम अलग अलग होता था। मतलब प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एक उसमें होता था और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एओ का अलग होता था। दोनों का इस बार सेम आया है, मतलब एक ही में एग्ज़ाम हुआ है और अच्छा था लेवल उसका क्वेश्चंस का। युवाओं का मानना है लगातार पढ़ाई, रिवीजन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अनुभव विफलता पर जीत दिलाता है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर पदों के लिए परीक्षा लेने बिलासपुर में 6 केंद्र बनाए गए थे, जहां 2316 के स्थान पर केवल 1057 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित सीजीपीएससी परीक्षा में इस बार नया इतिहास लिखा गया है। बिलासपुर की दिल्ली एआईएस एकेडमी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। कुल 246 पद और इनमें से 153 चयन सिर्फ एक संस्थान से। सबसे बड़ी बात, प्रदेश टॉपर देवेश प्रसाद साहू भी इसी संस्थान के क्लासरूम के छात्र रहे। इतने भारी भरकम रिजल्ट ने इस कोचिंग संस्थान को प्रदेश भर की सुर्खियों में ला दिया है। सीजीपीएससी 2024 के नतीजे आए और इन्हीं परिणामों ने दिल्ली आईएएस संस्थान का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वहां आज जश्न, मुस्कान और नई उम्मीदें दिखाई दे रही है। 246 में से 153 का चयन, यह अब तक का किसी भी संस्थान का सबसे बड़ा रिजल्ट। टॉप 10 में 7 विद्यार्थी, डिप्टी कलेक्टर के 7 में से 6 चयन, डीएसपी के 21 में से 13 का चयन। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये मेहनत, दिशा और अनुशासन का बड़ा प्रमाण है। सम्मान समारोह में हजारों विद्यार्थियों की मौजूदगी, हर चेहरा उत्साह से भरा और मंच पर खड़े वे युवा जिन्हें अब प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी है। प्रदेश टॉपर देवेश साहू सरल, शांत और बेहद विनम्र माइक पर आते हैं और कहते हैं, लंबी तैयारी में पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही मानसिक और शारीरिक संतुलन भी। संस्थापक सौरभ चतुर्वेदी ने बताया, यह सफलता टीम वर्क, अनुशासन और विद्यार्थियों की अनवरत मेहनत का परिणाम है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एससीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी हिमांशु जैन ने कहा, इस युवा अधिकारियों से राज्य को बहुत उम्मीदें हैं। अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं।
इससे बेहतर कोई फीलिंग हो नहीं सकती कि आपके संस्थान से इतनी बड़ी संख्या में चयन हो और जो टॉपर्स हों वो सारे आपकी संस्थान से जुड़े हों। तो मैं ये मानता हूँ कि हम तो कोच हैं, लेकिन कोच कोचिंग देता है, विद्यार्थी अपनी कला से अपने आप को चयनित करवाता है और इन सब ने अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने परिवार के मित्रों के साथ से इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। तो मैं दिल्ली आईएएस परिवार की तरफ से इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जी देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको उम्मीद नहीं हारनी है। सीजीपीएससी और जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, असफलता उसमें बहुत बड़ा पार्ट है। सफल आपको बस एक बार होना है। पहली 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, पहली बार मेंस लिखा है मैंने, पहली बार में दूसरे रैंक आ गई। तो वो स्ट्रेटजी भी है, कृपा भी है भगवान की और गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो आपको बस लगे रहना है, बिल्कुल सफलता मिलती है। हारना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि एक सफलता आपकी सारी असफलताओं को भुला देगी। काफ़ी अच्छा लगा, मम्मी पापा भी काफ़ी खुश थे, टीचर्स काफ़ी खुश थे। और इस संस्था में जब हम आए तो सौरभ सर का रोल सिर्फ हम एक एजुकेटर या सिर्फ नॉलेज देने वाले तक का लिमिटेड नहीं मानते। वो उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारा काफ़ी योगदान किया। सबसे बड़ा रोल सौरभ सर का ही हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में। और इस संस्था में हम कहाँ पीछे क्लास में बैठते थे और आज आगे हैं, तो यह भी काफ़ी खुशी का पल है हमारे लिए। बहुत ही गर्व की बात है सर, मतलब मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बिलासपुर जिले का नाम रोशन कर पाई और बिलासपुर वासियों को गर्व महसूस करवा पाई। बहुत ही लकी फील कर रही हूँ। सभी को यही कहना चाहूँगी सर कि बिल्कुल हार नहीं मानना है और जिस भी डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं उसको सुधारिए। एक अच्छे संस्था से जुड़िए, अच्छे मेंटर के गाइडेंस में केवल अपना नॉलेज के अलावा, जैसा कि मेरे सहपाठियों ने बताया, कि अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी ध्यान देना है और बस लगे रहना है, करते जाना है। फेलियर से सीखना है, मंजिल मिल जाती है। मुख्य निदेशक विद्या चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थियों के रचनात्मक विकास के लिए वॉल ऑफ क्रिएटिविटी बनाई गई है। जल्दी ही स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें छात्रों को रोजाना 6 से 8 घंटे संस्थान में अभ्यास कराया जाएगा। कार्यकारी निदेशक ई नवनीत सिंह राठौर ने कहा, पीएससी राज्य की सबसे कठिन परीक्षा है। बिना सही मार्गदर्शन तैयारी शुरू करना जोखिम लेने जैसा है। संस्थापक सौरभ चतुर्वेदी ने बताया कि यह सफलता टीम वर्क, सही दिशा और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में और अधिक युवाओं को शीर्ष पदों पर पहुंचाना है, ताकि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाए। लोकस्वर के लिए कैमरामैन मयंक सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। विवेकानंद उद्यान में सुबह 6 बजे से लोग विभिन्न योग आसन करते देखे जा रहे हैं। वह अपने घरों से योग करने के लिए मैट लेकर आ रहे हैं। पतंजलि योग पीठ के शिक्षकों द्वारा विभिन्न योग प्राणायाम कराया जा रहा है, ताकि लोग घरों में जाकर रोजाना योग अभ्यास कर सकें। विवेकानंद उद्यान में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही सेहतमंद लोग सामूहिक रूप से योग व्यायाम करते देखे जा रहे हैं। इनमें हर आयु वर्ग के प्रतिष्ठित जन और महिलाएं भी मौजूद हैं। यहाँ 12 प्रकार के योग आसन सिखाए जा रहे हैं, जिससे शरीर लचीला होता है और ऊर्जा आती है। खासकर सांस लेने छोड़ने के तरीके बताए जा रहे हैं, ताकि शारीरिक स्फूर्ति के साथ साथ पाचन संस्थान संतुलित रूप से काम कर सके। पाचन ठीक रहने में शरीर स्वस्थ रहता है और भूख भी लगती है। प्रातः योग व्यायाम करने से मन भी प्रफुल्लित रहता है। यहाँ पतंजलि योग पीठ के प्रशिक्षकों द्वारा योग करना बताया जा रहा है, ताकि शिविर से जुड़े लोग आसनों को अपने घरों पर कर सकें। गार्डन में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोटा स्थित कोरी डैम में इन दिनों पिकनिक मनाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खतरा लोगों की जान पर बन आया है। कोटा से पटेता जाने वाले मार्ग को पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। मोटरसाइकिल तो किसी तरह निकल रही है, लेकिन 4 पहिया वाहन के फंसने या पलटने का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण और पर्यटन दोनों परेशान है, लेकिन सिंचाई विभाग अब तक पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। कोटा के कोरी डैम में पिकनिक सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। ठंड का मौसम, झरने और डैम का खूबसूरत नज़ारा, और ऐसे में लोग परिवार के साथ घूमने पहुंच रहे हैं। मगर यहाँ एक ऐसी समस्या है जो किसी भी वक्त बड़ा हादसा बन सकती है। कोटा से पटेता को जोड़ने वाला पुराना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।
पुल मार्ग टूट गया है। इससे जगह जगह बड़े गैप बन गए हैं और नीचे की पटरियां खुल चुकी है। 4 पहिया वाहन से पुल को पार नहीं किया जा सकता और बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से आना जाना करते हैं। पर्यटकों का कहना है कि यह रास्ता छोटा होने की वजह से लोग इसी मार्ग से कोरी डैम पहुंचना पसंद करते हैं, लेकिन पुल की हालत इतनी खराब है कि किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग इस पुल के मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती है। पुल इतना खतरनाक हो चुका है कि पैदल चलने वाले भी डरते हैं। अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि पुल की स्थिति बहुत खराब है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। परिवार को साथ लेकर पर्यटक डैम घूमने आते हैं, लेकिन उनकी जान पर बनी रहती है। प्रशासन को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये हम आए थे कोरी बांध, अपने कोटा क्षेत्र का फेमस स्थान है ये, जो कि आए थे घूमने के लिए। अब ये देख रही स्थिति आप देख सकते, पूरा पिकनिक है स्पॉट ये, है ना। अब पूरा आप देख सकते हैं कि स्थिति जैसे भी है, यहाँ की स्थिति पूरा खराब है। तो ऐसे में अब आदमी का गिरने का भी चांसेस रहता है यहाँ। तो इसमें क्या है, अब पिकनिक स्पॉट पूरा जानते हैं सभी। ये पुल की स्थिति बहुत खराब है, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। जैसे हम लोग अभी आ गए, अभी गिरते गिरते बचा हूँ, और फैमिली लोग आते हैं इधर देखने के लिए, डैम देखने के लिए या इधर इस तरफ देखने के लिए। तो यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है। इसको शासन को इस पर संगीन ध्यान देना चाहिए। क्या है कि जल्द जल्द ये बन जाएगा तो दर्शनीय स्थल आने जाने के लिए सबको सहूलियत होगा। ग्रामीणों ने बताया कि कोरी डैम को देखने हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन पुल जर्जर होने से पिकनिक स्पॉट तक पहुंचना खतरनाक हो चुका है। लोग मजबूरी में इस हादसाग्रस्त पुल को पार कर रहे हैं। कोटा का जर्जर पुल सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण है। सवाल यह है कि पिकनिक सीजन में बढ़ती भीड़ के बीच कब जागेगा सिंचाई विभाग? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? हम इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। लोक स्वर के लिए प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ठंड एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद प्रदेश में शीतलहर की दस्तक तय मानी जा रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश, उत्तर में ठिठुरन मौसम करवटें बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर से अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश का मौसम फिलहाल शुष्क है, लेकिन तापमान में यह हल्की वृद्धि सिर्फ अस्थायी रहेगी। आगामी 3 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के कई जिलों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की वर्षा से मौसम में ठंडक और बढ़ सकती है। प्रदेश में आज का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ में सुबह की ठिठुरन लगातार बनी हुई है। सिनॉप्टिक सिस्टम के अनुसार चक्रवाती तूफान दितवा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की संभावना है। इस सिस्टम का हल्का प्रभाव बस्तर संभाग में बादल और बूंदाबांदी के रूप में देखने मिल सकता है। बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिनों के बाद तापमान गिरना शुरू होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की स्थिति विकसित हो सकती है। सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट संभव है। दक्षिण में बारिश, उत्तर में ठिठुरन और 2 दिनों बाद पूरे प्रदेश में ठंड का तेवर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने नागरिकों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। कैमरामैन मयंक सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुंगेली की जीवनदायिनी कही जाने वाली आगर नदी आज बदहाली के बोझ तले कराह रही है। तीनों ओर से शहर को घेरे यह नदी अब नाले में तब्दील होती जा रही है और वजह है गंदे नालों का सीधा प्रवाह और नदी के किनारों पर तेजी से बढ़ते अवैध कब्जे। प्रशासन के दावों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुंगेली जिले के धड़कन मानी जाने वाली आगर नदी इन दिनों अस्तित्व संकट से जूझ रही है। शहर की बदइंतजामी और अनियंत्रित अवैध कब्जों ने नदी को नाले में बदल दिया है।
तीन ओर से शहर को सिंचित करने वाली यह जीवन रेखा अब लगातार सिकुड़ती जा रही है और इसके साथ ही शहर का जलस्तर भी खतरे में पड़ने लगा है। नदी में सीधे गंदे नालों का पानी छोड़ा जाने से इसका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया है। वहीं किनारों पर अवैध कब्जा कर सब्जी की फसलें उगाने का धंधा लगातार फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी किनारे की जमीन पर हो रही यह खेती मोटी कमाई का जरिया बन चुकी है, पर प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। उसमें एक सबसे पहले अपने को एक जन सहयोग से उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी अतिक्रमण की कार्रवाई करें और ये करने से उचित नहीं होगा। और एक प्लान, एक इंटीग्रेटेड प्लान लाना पड़ेगा। वो प्लान की शुरुआत अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को अभी बताया गया है और वो कार्य योजना बन रही है। और उसमें जो पूरा रिवर का जो लाइन है उसको एक्सटेंशन करना और उसमें कहीं पे चेक डैम बनाना, स्टॉप डैम बनाना, ये सब का भी कार्य योजना चल रही है। और उसमें साइड से पीडब्ल्यूडी और अर्बन के माध्यम से चौपाटी और इसका भी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हम आगे बढ़ेंगे और कार्य योजना बनने के बाद इसमें आगे काम किया जाएगा। पहले नदी के लिए घोषणा पत्र मैंने कुछ जारी किया था, निश्चित रूप से जारी किया था, जिसका मांग मैं अभी वर्तमान में हमारे मंत्री जी आए थे डिप्टी सीएम, तो मैंने उनसे मांग किया चौपाटी का और डैम का, रिटर्निंग वाल का, तो नदी अच्छा साफ सुथरा रहे मैं भी चाहता हूँ और यहाँ के जनमानस भी चाहे, तो सब हम मिलकर प्रयास करें। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ प्रशासन का भी साथ रहे, ना कि हम प्रशासन का जो स्वच्छता के लिए आता है 10 दिन करना है वो 10 दिन तो करे ही, लेकिन उसके बाद इसको अग्रसर सफाई की ओर बढ़ाए। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बयानों के बीच आमजन भी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि नदी की हालत बिगड़ने का असर सीधे शहर के भविष्य पर पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आगर नदी की सुरक्षा और स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी समझते हुए सहयोग करें। अभी हालात यह है कि नदी पुकार रही है और अब ये तय करना मुंगेली की जनता और तंत्र के हाथ में है कि इसे बचाया जाए या इसे बदहाली में डूबते देखा जाए। लोकस्वर के लिए मनीष नामदेव की रिपोर्ट। प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस का आगाज रविवार को हो गया। चर्चा में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना गृह के सभागार को वंदनवारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पादरी ने मसीहियों को बाइबल के पवित्र वचनों को सुनाया। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में क्रिसमस महीने का आगाज होने के साथ ही विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रार्थना गृह को रंग बिरंगे वंदनवारों से खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगे टंगे बैलून सभागृह को और आकर्षक बना रहे हैं। इस मौके पर प्रार्थना सभा में पादरी स्वप्नील ने कहा कि वे मसीहियों से चाहते हैं कि वे एक परोपकारी मददगार के रूप में अपनी पहचान समाज में बनाएं। प्रभु यीशु मसीह का आना यहाँ पर इस समाज में ये इसीलिए था कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो हम फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है वो हम उस पर चले। और आज हम देखते हैं कि लोगों ने उस संदेश को नहीं देखा, उस संदेश को नहीं पहचाना, वरन लोगों ने वो सारी चीज़ें जो जरूरी नहीं थी उस पर ध्यान दिया, जैसे सजावट, जैसे ये करना वो करना, पकवान करना। इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप वो करें जो प्रभु यीशु चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो ऐतिहासिक है और पूरा विश्व 25 दिसंबर को एक साथ उसको मनाता है और हम भी उसमें शामिल रहते हैं। और जो घटनाएं उस समय घटी उन्हीं को प्रदर्शित करते हैं। स्वर्गदूतों ने जो गीत गाया या बताया, संदेश दिया, हम लोग भी गीतों को गाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो 200 साल पहले हुआ था इस पृथ्वी पे, उसको प्रचारित करते हैं और उस देश को प्रचारित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। और उसी बातों को हम लोग बताते और बोलते हैं। प्रार्थना सभा में फादर ने कहा, प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में पूरे विश्व में खुशियां मनाई जाने लगी हैं। प्रभु जन्म की असली खुशी तभी होगी जब मसीही जन प्रभु के संदेशों को अपने जीवन में उतारें। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में रविवार को विशेष रूप से दीवान सजाया गया। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र पदों का गायन कर अरदास किया गया। पवित्र वचनों को सुनकर साधक संगत निहाल हुई। यहाँ वर्ष भर जरूरतमंदों के लिए लंगर का भी आयोजन किया जाता है। सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार में विशेष रूप से दीवान सजाया गया। साध संगत ने सभी की खुशहाली के लिए अरदास किया। यहाँ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पद गाकर भी सुनाए गए, जिसे सुनकर श्रद्धालु निहाल हुए। यहाँ प्रत्येक रविवार को श्रद्धालुजन हाजिरी भरकर पुण्य की भागी बनते हैं। यहाँ सुखमनी और अखंड पाठ किया जा रहा है। संत बाबा थैरिया सिंह जी दरबार धनगुरु नानक दरबार में वर्ष 2015 से लेके आज तक के प्रत्येक दिन सुबह शाम रोज गुरबानी का पाठ सिमरन किया जाता है और संडे को विशेष दीवान यहाँ पे सजाया जाता है। कृपया सारी साध संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस विशेष कीर्तन दीवान का आकर यहाँ पे लाभ उठाए, ते गुरु घर दी खुशियां का लाभ प्राप्त करें। धन गुरु नानक ऐसा पहला दरबार है जहां वर्ष भर लंगर आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों ज़रूरतमंद भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ वर्ष भर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं। सेवादार नर को नारायण मानकर उनकी सेवा करते हैं। संत थाहिरिया सिंह धन गुरु नानक दरबार थोड़े ही सालों में अपने सेवा कार्यों के कारण एक लघु तीर्थ बन गया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बोधरी नगर पालिका क्षेत्र की मुख्य सड़क पर बने खुले नाले ने आज बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा दिया। कुछ दिन पहले यहां नाले की सफाई तो कराई गई, लेकिन सफाई के बाद उसे खुला ही छोड़ दिया गया था। रोज सब्जी मार्केट जाने वाले लोगों को इसकी वजह से लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज सुबह इसी लापरवाही का नजारा उस वक्त देखने को मिला जब साइकिल से सब्जी मार्केट जा रहे पिता, उनके पुत्र और छोटी बच्ची जैसे ही नाले के पास पहुंचे, अचानक साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और तीनों सीधे नाले के गड्ढे में गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों बच्चों को बाहर निकाला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना से पहले कई बार नाले को ढकने की मांग की गई थी, लेकिन नगर पालिका ने जैसे हादसे का इंतजार किया हो, घटना के बाद आनन फानन में नाले को अस्थायी रूप से प्लाईवुड से ढक दिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर नगर पालिका स्थायी समाधान कब तक करेगी? क्या फिर किसी और हादसे का इंतजार किया जाएगा या इस खुले नाले को ढकने की पक्की व्यवस्था जल्द होगी? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिलासपुर में मिशन अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रोक दी गई। हालांकि इससे पहले निगम प्रशासन ने 50 से अधिक मकानों को ढहा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिए हैं। वहीं अब इस परिसर को तोड़ने के बाद आधुनिक अस्पताल बनाने की मांग उठ रही है। दरअसल क्रिश्चियन वीमेंस बोर्ड ऑफ मिशन के डायरेक्टर नितिन लॉरेंस और उनके सहयोगियों ने मिशन अस्पताल की जमीन की लीज बढ़ाने के लिए आवेदन पेश किया था, जिसे नजूल अधिकारी ने खारिज कर दिया। दोबारा लीज न बढ़ाने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मिशन अस्पताल की स्थापना साल 1885 में हुई थी। मिशन अस्पताल को लीज पर दिया गया था। लीज साल 2014 में खत्म हो गई है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया है। नवीनीकरण के लिए पेश किए गए आवेदन को नजूल न्यायालय ने वर्ष 2024 में खारिज कर दिया। नजूल न्यायालय के खिलाफ मिशन प्रबंधन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। जो मिशन अस्पताल कैंपस है उनने माननीय उच्च न्यायालय से अभी स्टेटस को मेंटेन करने का और आगे जो है इसका डेट है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसी अनुसार इसमें कार्रवाई। जमीन की गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि करने पर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उसने सीएम विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर विरोध जताया। जिला मुख्यालय नेहरू चौक में प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन करते पुलिस को छकाने का प्रयास किया। इस दौरान उनके बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। नारेबाजी करते कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से जमीन दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपना विरोध दर्ज किया। जिस जमीन का मूल्य 1 रुपए हुआ करता था, उसका इन लोगों ने घर में सोए मूल्य 5 रुपए कर दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से केवल ये जानना चाहता हूँ कि जिस जमीन का मूल्य इन्होंने 5 रुपए किया है, क्या वो 2.5 रुपए में किसानों से खरीदने के लिए तैयार हैं क्या?
यदि आप बोलते हैं किसी जमीन की कीमत 20 लाख रुपए है, तो क्या 10 लाख रुपए में सरकार किसानों से या आम आदमी से जमीन खरीदेगी क्या? यदि खरीदने को तैयार है, मैं चुनौती देता हूं कि असंभव है, ये कभी हाँ नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है इन्होंने 5 लाख रुपए की जमीन को 25 लाख रुपए का बना दिया है। बैंक फ्रॉड्स बढ़ेंगे, लोग डिफॉल्टर होंगे, इससे आम आदमी के लिए जमीन महंगी होगी। नेशनल हाईवे 130 पर तेज रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। शनिवार शाम बिलासपुर रायपुर मार्ग के गुरु नानक ढाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिल्हा निवासी युवती कसक बग्गा की मौत हो गई, जबकि पिता जगदीश बग्गा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार माजदा वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन को जब्त कर चालक शेखर यदू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं।